आज हम एक ऐसे टॉपिक पर लेक्चर लेने जा रहा हूँ जो बायोलॉजी का फाउंडेशन भी है और यूपीएससी के लिए एक स्ट्रेटजिकल इम्पॉर्टेंट भी है। दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल बायोलॉजी जिसे बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखा जाए यूपीएससी के लिए एक स्ट्रेटजिकल क्यों है, अभी हम बात करते हैं। जैसे सेल के बिना लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट ही अधूरा है, यानी कि लाइफ का कॉन्सेप्ट ही अधूरा है। और यूपीएससी में ये हमेशा इनडायरेक्टली पूछा जाता है, और जैसे कि हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वाले में। बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एग्रीकल्चरल के क्वेश्चन में या प्रीलिम्स का क्वेश्चन एमसीक्यू जैसा आता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ रिलेटेड एमसीक्यू। तो देखा जाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है तो इसका बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंटल में जैसा हमने बात किया था, जो बायोटेक्नोलॉजी और कह सकते हैं साइंस टेक में क्वेश्चन जो देखा जाए 8 से लेकर 12 तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछले लेक्चर में हमने इसे ब्रेक किया था साइंस टेक का, तो हम इसलिए बायोलॉजी से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, जो एक बेसिक है, फंडामेंटल, यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा यहाँ नाम ही है, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ जैसे हिस्टोरिकल इवेंट में, जैसे रॉबर्ट हुक ने, कह सकते हैं रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल टर्म दिया था। इन्होंने सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो अब जैसे स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, और स्लाइडन एंड सेल की सेल थ्योरी को कंप्लीट किसने किया, वर्च्यू ने कंप्लीट किया था। इन्होंने बोला क्या था, यानी कि ओमनी सेल्यूली ई सेल्यूली। ये प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि वर्च्यू ने, रोडोल्फ वर्च्यू ने ओमनी सेल्यूली ई सेल्यूली वर्ड बोला था। बेसिकली इसके मीनिंग क्या होता है कि सेल और formed from pre-existing सेल। सेल कैसे बनता है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। तो देखा जाए सेल थियरी में क्या कहा, यानी कि स्लाइडन एंड स्वान जो जर्मन के थे, पहले अलग अलग साइंटिस्ट ब्रिटिश के बोले जाते हैं, जर्मन के, लेकिन इस समय एनसीईआरटी ने इसे क्या कर दिया, करेक्ट किया। जो नया एनसीईआरटी आया है तो उसमें दोनों जर्मन के हैं, ठीक है। और स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल, यानी प्रोडक्ट ऑफ द सेल। और यहाँ पे ये क्या हुआ, सेल कैसे जनरेट होता है, तो रोडोल्फ वर्च्यू ने, यानी कि अगर हम यहाँ दो बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल आर प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो सेल थियरी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे जीएस वगैरह में, सेल थियरी को कंप्लीट किसने किया, रोडोल्फ वर्च्यू। और उन्होंने कौन सा टर्म दिया था, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। तो ठीक है, यानी कि सेल जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो देखा जाए यहाँ पे हम पुराने, यानी कि जैसे देखा जाए हमने शुरू में बात किया था कि जो साइंस होता है ये मोस्टली क्या होता है, कंटेम्प्रेरी जो क्वेश्चन होता है उससे कोरिलेट होके आता है, यानी कि करंट अफेयर से कह सकते हैं इक्वली वेटेज रहता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ इस चैप्टर का क्या बेटा, यानी कि नोबेल प्राइज, राइबोसोम, डीएनए रिप्लिकेशन और क्रिस्पर, ये सब क्रिस्पर इसे प्रोनाउंस किया जाता है टेक्नोलॉजी। और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, इसका फुल फॉर्म ही इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे छोटे एग्जामों में या वनडे एग्जामों में पूछ लिया जाता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पैलिंड्रोमिक किसे बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक किसे बोला जाता है। तो पैलिंड्रोमिक किसे बोला जाता है, बता सकता है कोई,
आप यहाँ पे देखा जाए पैलिंड्रोमिक मीन्स क्या होता है, यानी कि सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए, यानी कि सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, यानी कि ये 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन जेनेटिक का पार्ट है या 3 to 5 पे पढ़ा जाए। यानी कि जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लें, वैसे तो बायोलॉजिकल एग्जांपल जैसे GAATTC है, अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, C और क्या CTT और AAG हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पैलिंड्रोमिक मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मैडम हो गया, मैडम, ठीक है। तो मैडम को क्या पढ़ सकते हैं, दोनों साइड से सेम पढ़ सकते हैं मैडम, या मलयालम हो गया, ये सब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है, मैडम मलयालम, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम इस लेक्चर में। आगे देखा जाए यहाँ पे कुछ सेल का फिगर दिया, यानी कि सेल क्या होता है, वेरियस शेप साइज का होता है। शेप साइज क्या होता है सेल का, डिफरेंट होता है, सेज साइज एक्टिविटी के बेस पे होता है बेसिकली। तो एक क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कुछ नहीं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और इसका शेप क्या होता है, जस्ट वायरस के शेप से थोड़ा सा बड़ा होता है और स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, नर्व सिस्टम, नर्व सेल कह सकते हैं, सिस्टम नहीं नर्व सेल कह सकते हैं। और इसमें जो जिराफ का होता है उसका नर्व सेल क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिया, जैसे रेड ब्लड सेल आरबीसी की साइज़ क्या होता है, 7 माइक्रोन होती है। ये डब्ल्यूबीसी इससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है, जैसे ये प्लांट के सेल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने कंटेम्प्रेरी आपको क्रिस्पर के लिए दे दिया है। क्रिस्पर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन पूछा जाता है 2020 नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का, तो ये रिलेटेड हम दिया है, यहाँ पे पढ़ना नहीं, आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखा जाए मैकेनिज्म मीन्स इस चैप्टर को कैसे कोरिलेट किया जाता है, ये हमने यहाँ पे रखने के लिए बस इम्पॉर्टेंट के लिए दे दिया कि हमें इस चैप्टर का कितना इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखा जाए सेल क्या होता है, 2 टाइप का होता है बेसिकली, हम लोग जानते हैं सेल कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और 2 टाइप में सेल में कौन, एक प्रोकैरियोट सेल होता है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। तो सेल यहाँ पे टाइप ऑफ सेल यानी कि रेलिवेंस, तो हमें बेसिकली यहाँ पे जानना है प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि जिसमें बैक्टीरिया वगैरह में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जैसे नो ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी कि केवल यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोइड होगा, जैसे बैक्टीरिया यहाँ पे यूज्ड इन रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आप यूज करते हैं। और इस यूपीएससी का एंगल क्या है, एंटीबायोटिक टारगेट बैक्टीरिया सेल वाल राइबोसोम, ये सर आप मतलब कि इसका यूज क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल। अब प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हम यहाँ पे फिगर रखे होंगे, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक टिपिकल यूकैरियोट है और 10 to 20 माइक्रोन का है, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, इसमें बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन वाले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होता है जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। जैसे यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 माइक्रोन to 2 माइक्रोन है। पीपीएलओ का कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो इसका क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म है। तो ये इसका साइज क्या होता है,
0.1 माइक्रोन। आप देख सकते हैं ये साइज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी साइज़ बड़ा है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो और तरह के डिफरेंट भी यहाँ पे क्या होते हैं, आप सेल होते हैं। और ये देखा जाए हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात किए तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा सा आपको डिफरेंट पता होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले जैसे सिंपल एग्जाम में तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड के रूप में होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता है। एक ही हमारे पास प्रोकैरियोट है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। अभी हमने किया बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा होता है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन जब मेडिसिन बना था तो वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करता था। तो इसलिए कोई भी अगर बैक्टीरिया हमें एंटीबायोटिक लेना है तो पेनिसिलिन दे देते थे। लेकिन जब माइकोप्लाज्मा इन्फेक्ट कर देगा तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसको कौन सा पेनिसिलिन क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सारे फिर नए नए एंटीबायोटिक जनरेट होने लगे। पहले इतना इफेक्टिव पेनिसिलिन था कि किसी भी मतलब डिजीज होता था जैसे एंटीबायोटिक बुखार पेनिसिलिन दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो इसलिए इस पे इफेक्ट नहीं करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हो गया, और ये पूरा हम कह सकते हैं। और जितना भी जैसे अगर 5 किंगडम सिस्टम की बात करें तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया। तो देखा जाए मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है, ये यूनिसेलुलर होगा। और ये बेसिकली प्रोटिस्टा से लेकर ये सब क्या है, यूकैरियोट होता है। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, ठीक है, ये एक सेल का होता है। तो इस अगर यूपीएससी के एंगल से देखा जाए तो इसमें स्टेम सेल रिसर्च में हमें थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानना होगा। कैंसर बायोलॉजी में और जीएम क्रॉप में जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप होता है उसमें आपको काम आ सकता है। तो आगे आपका चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म देखा जाए हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल जो है यानी कि बहुत सारे ऑर्गन से बनेगा तो उसे ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कह सकते हैं एक सेल जुड़ेगा तो टिश्यू बनेगा, बनेगा, और टिश्यू बनेगा तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम जुड़ के क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल एक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सेल के बारे में बहुत सारे सेल एग्रीगेट होते हैं, टिश्यू बन जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू एग्रीगेट होते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम, इस तरह के सिस्टम है। और वो सब मिल के ऑर्गेनिज्म यानी कि इंडिविजुअल हम बन रहे हैं। अब इसी तरह से सेल, जैसे सेल है, अब इस सेल में बहुत सारे मटेरियल हैं। जैसे बीच में हमारे पास जनरली रहता है क्या, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब पाया जाता है। अब ये सब क्या है, ऑर्गेनेली है। ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं ऑर्गेनेली, यानी कि सेल में क्या होगा, ऑर्गेनेली, यानी कि ऑर्गेनेली जुड़ेगा तो सेल बनेगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। इस तरह से क्या होता है, ये जुड़ता जाता है यानी कि बनता जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर सिस्टम में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम। इस तरह से हम आगे इसे डिवाइड कर सकते हैं, कि अब देखा जाए नेक्स्ट हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रीलिम वगैरह एग्ज़ाम में थोड़ा सा इस फिगर से हमको बता दे रहे हैं कि जैसे अभी हमने क्या क्या देख लिया, यानी कि हिस्ट्री इसका देख लिया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में थोड़ा सा देख लिया। देखिए यहाँ पे पढ़ाना रहे तो ओपनली फ्री हैंड में तो बहुत डिटेल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जितना हमारे काम का है उतना हम बता रहे हैं, उतने से हमारा यूपीएससी के या दूसरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन लग जाएंगे। क्योंकि ये देखा जाए स्लाइड एक तरह से 12 के जो
सेल बायोलॉजी है उससे लिया गया, यानी कि यूनिट ऑफ सेलुलर सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम उससे लिया गया। तो ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं, जो हमें काम का है वो चीज़ बता रहे हैं। अब जैसे देखा जाए प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंट हो गया। अब ऑर्गेनेली में सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या डिस्कस करना है, बेसिकली हम डिस्कस कर सकते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस। जनरल यहाँ पे हमें पता होना चाहिए प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं जनरल, और कुछ यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा नहीं जानना है, बस सिंपल सा यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो सबसे पहला देखा जाए प्लांट सेल में क्या है, सेल वाल है। क्या है, सेल वाल। जो सबसे पहला डिफरेंट क्या है, प्लांट सेल में सेल वाल है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड, जो एक तरह से कह सकते हैं बैरियर है, जो बाहर से अंदर को जाने देता है, अंदर से बाहर को, कुछ मतलब सेलेक्टिव। और यहाँ पे देखा जाए सेल वाल क्या होता है, एक लेयर होता है जो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अब देखा जाए यहाँ पे एक बड़ा सा एनवलप है, इसे हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। और इसके अगर प्लांट सेल के वाल को देखा जाए, वैक्यूल के वाल को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। टोनोप्लास्ट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए टोनोप्लास्ट याद रख सकते हैं। दूसरा, अब देखा जाए इसमें जो वैक्यूल होता है बहुत कम होता है, कभी कभी अमीबा वगैरह में वैक्यूल होते हैं और बाकी नहीं होता है। ठीक है, अमीबा वगैरह में तो उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं, तो उसमें रहता है। लेकिन यहाँ पे वैसे एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत स्मॉलर रहता है, और यहाँ पे देखिए कहीं पे वैसा दिख नहीं रहा है। दूसरा देखा जाए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस रहेगा, कंप्लीट डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस वगैरह सब। और बाकी हम डिफरेंस की बात केवल कर रहे हैं। अब देखा जाए डिफरेंस में देखा जाए एक चीज़ है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अब देखा जाए बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पीएमटी की तैयारी, नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। तो अब ऑर्गेनेली में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली में कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली के बारे में हम जानते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से हमारा ये फ़ायदा होगा, हम बहुत सारे चीज़ों के यहाँ पे जान दें। एक तो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब ये दो पार्ट में होता है, एक हमारे पास क्या होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ में ये डिफरेंट है, रफ में क्या होगा, इस पर राइबोसोम अटैच रहता है, उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर ये डॉट डॉट क्या है, राइबोसोम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो बेसिकली कह सकते हैं लिपिड वगैरह बनाता है और हमारे शरीर में जो डिटॉक्सिफाई भी करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बनाता है। ठीक है, अब देखा जाए उसके बाद ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बना है वो कहाँ पे जाएगा, गोल्जी बॉडी में जाएगा। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी आप देख रहे होंगे गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का काम जैसे पैकेजिंग का है, यानी कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसकी पैकेजिंग करेगा कौन, गोल्जी बॉडी। उसके बाद जब देखेंगे कहीं पे पैकेजिंग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे गंदगी हो जाता है, तो उस गंदगी को साफ़ करने कौन करेगा। अब उस गंदगी को कौन साफ़ करेगा बताइए। अब बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ये, बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गंदगी को कौन कौन, लाइसोसोम। और लाइसोसोम का आप नाम सुने होंगे, इसे सुसाइडियल बैग भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, यानी कि गंदगी साफ़ करने के लिए बहुत सारे हम लोग केमिकल वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। उसी तरह से इसमें
बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है, जिससे जितने भी यहाँ पे गंदगी हो सफाई कर लेते। अब उसके बाद ये गंदगी जब साफ़ हो जाता है तो कहाँ पे रखा जाता है, एक डस्टबिन में रखा जाता है, जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल। अब इन तीन ये सब जितने भी ऑर्गेनेली हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब का काम क्या है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको बोला जाता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो जिसका वर्क क्या है, को रिलेटेड है। यानी कि ये प्रोडक्ट बनाया, ये पैकेजिंग किया, ये क्या करा, सफाई किया, और ये वहाँ पे डस्टबिन यानी कि गार्बेज को इकट्ठा किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेल में काम होता है। तो हम थोड़े थोड़े यहाँ पे बात कर लें, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि मैटरनल लिनेज वगैरह आप यूज करते हैं। इसका जैसे दो मेम्ब्रेन सिस्टम है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सिस्टम। इनर मेम्ब्रेन सिस्टम बल्जिंग होके जिसे क्रिस्टी बनाता है। क्रिस्टी इसलिए होता है सरफेस एरिया बढ़ जाए इसलिए होता है, बीच में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम ज़्यादा यहाँ पे सूसा शेप यानी कि सिगार शेप का कह सकते हैं यहाँ पे है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे देखा जाए क्लोरोप्लास्ट है, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस होता है और फूड सिक्योरिटी एंगल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मतलब टेक्नोलॉजी में आगे क्लोरोप्लास्ट में देखा जाए एक कलरिंग के लिए भी होता है, जैसे आप टोमेटो का कलर कैसे होता है, ये सब आप जीएस वगैरह में पढ़ते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें और भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट हो गया। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट क्या होता है, इलियोप्लास्ट बेसिकली फैट स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। तो इसका मतलब कि पिगमेंट वाले यानी कि प्लास्टिक का 3 पार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होता है। ग्रेनम होता है, थैलेकॉइड होता है, स्ट्रोमा होता है। ग्रेनम थैलेकॉइड में देख और ग्रेनम में एक बेसिकली क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। इतना आप जान सकते हैं। आगे चलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जैसे मेम्ब्रेनलेस होता है, तो एंटीबायोटिक टारगेट जैसे 70S राइबोसोम और नॉट 18S, मतलब ये 18S ह्यूमन में होता है। तो बेसिकली देखा जाए 2 राइबोसोम 2 तरह का होता है। ठीक है, एस फर्स्ट सीडबर्ग यूनिट होता है, एक 70S होता है और दूसरा 80S होता है। इसका कभी कभी ब्रेकिंग पूछा जाता है, 80S का 60S प्लस 40S। इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से जब इसे हम घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मतलब आप जानते हैं जैसे कपड़े धुलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से होता है, तो पार्ट टूट टूट के जल जाए। उसी तरह से यहाँ पे सीडबर्ग यूनिट होता है, एस फॉर सीडबर्ग यूनिट। तो यहाँ पे 2 पार्ट में हो जाता है, एक 60S होता है, एक 40S। तो इसका ए ब्रेकिंग है। इसी तरह से 70S का जो प्रोकैरियोट यानी मोनरा वगैरह में पाया जाता है बैक्टीरिया में, इसका ब्रेकिंग है 50S प्लस 30S। तो ये 2 ब्रेकिंग है। अब देखा जाए ये 80S क्या यूकैरियोट में पाया जाएगा, ये 70S क्या पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। इसमें देखा जो ऑर्गेनेली जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, तो ये यूकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी ऑर्गेनेली के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए उसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोला जाता है, ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और जीन एडिटिंग वगैरह जैसे इसमें न्यूक्लियस का काम, जैसे अभी हमने क्रिस्पर बोला, यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा है, ये बेसिकली ये न्यूक्लियोलस है, ये ज़्यादा डार्क स्टेन होता है, और न्यूक्लियर पोर होता है जो न्यूक्लियस के आर पार कुछ मटेरियल एक्सचेंज करता है प्लाज्मा में और न्यूक्लियोप्लाज्मा में, यानी कि दोनों में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये सारा। आगे चलते हैं, लाइसोसोम रोल इन इम्यूनिटी और सेल डेथ में लाइसोसोम का भी हमने वर्क बता दिया, बेसिकली सुसाइडियल बैग वगैरह कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस आगे चलते हैं, जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में टाइप होता है, इसके टाइप का बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो इसमें देखा जाए उतना तो नहीं, बस हम यहाँ पे सिंपल फिगर से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एकदम बीचों बीच सेंट्रियोल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, किंटोकोर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये पार्ट सेंट्रोमर है, और किंटोकोर जो इसमें डिस्क लाइक होता है, किंटोकोर बोला जाता है। ऐसा नाम से बहुत मतलब नहीं, बीचों बीच है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को मेटासेंट्रिक बोला जाता है, मेटा
मेटासेंट्रिक, ठीक है, इसे मेटासेंट्रिक बोला जाता है। अब ये देखा जाए थोड़ा सा आगे है, मतलब एल शेप कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे सब मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक। उसके बाद ये थोड़ा सा और है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। और एकदम टिप पे है तो टीलोसेंट्रिक। एक क्रोमोसोम जो मेटाफेज स्टेज में दिखता है तो हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक, तो ये बेसिकली है। तो ये रहा बेसिकली हम लोग जो ये अभी देखें तो ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा हमने एक तरह से डिस्कस किया। अब आगे आते हैं, बेसिकली हमारा सेल डिवीजन और रेलिवेंस इसका क्या है, माइटोसिस, ग्रोथ और रिपेयर, मतलब लिंक कर सकते हैं टू कैंसर, यानी कि अनकंट्रोल सेल, यानी कि माइटोसिस को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैंसर। ऐसा सेल जो अनकंट्रोल है, जैसे हमारे शरीर में सब कंट्रोल में चलता है सेल, तो इस ऐसा सेल जिसको क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाए, यानी कि अनकंट्रोल सेल को क्या होता है, उसे हम लोग कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये मियोसिस हो गया, गैमेट जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है, तो इसे लिंक कर सकते हैं जीएस पेपर 3 और आईवीएफ, क्लोनिंग और रीजनरेशन मेडिसिन और टीलोमर, एजिंग वगैरह, बेसिस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेल साइकिल, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इवेंट, यानी कि साइकिल मीन्स क्या होगा, ऑर्डर हो गया, यानी कि सेल डिवीजन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डॉटर सेल हो गया। फेज ऑफ द सेल क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर देते हैं सिंपल। तो फेज देखा जाए, फिगर से समझते हैं, तो इसमें देखा जाए फेज में क्या होगा, कितने फेज होते हैं। अब देखा जाए इसमें बेसिकली दो फेज कह सकते हैं। अब पूरा हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें, एक दो फेज में होता है ये बेसिकली सेल साइकिल, दो फेज में। एक इंटरफेज होता है, इंटरफेज, ठीक है, इंटर मतलब बिटवीन होता है, दो फेज के बीच के जगह को क्या बोलते हैं, इंटरफेज, ठीक है। उसके बाद देखा जाए एम फेज होता है। अब एम फेज इधर भी आएगा, एम फेज इधर भी आएगा, यानी कि अब एम फेज में कई पार्ट हो जाते हैं। एक G1 फेज हो जाएगा, ग्रोथ 1 फेज बोला जाता है, सेल ग्रोथ लिखा हुआ है। दूसरा एस फेज बोला जाए, सिंथेटिक फेज बोला जाए, जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन होगा। उसके बाद G2 फेज बोला जाता है। G2 फेज में क्या होगा, जिससे हम लोग प्रिपरेशन फॉर डिवीजन के लिए आगे जाएगा, यानी कि दो पार्ट में है, एक इंटर फेज हो गया, एक एम फेज हो गया। G1 फेज और एस फेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा 90% टाइम किस में लगता है, इंटर फेज में लगता है। तो यहाँ पे ये पूरा हम लोग, जैसे माइटोटिक फेज है, अब इन दोनों फेज में क्या है, बेसिकली ये दो फेज, ये पूरा हमारे पास क्या है, इंटरफेज है। अब इंटरफेज को पर्टिकुलरली हमने G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, G1 फेज और एस फेज और G2 फेज, ये पूरा इंटरफेज है। एक एम फेज होता है जिसे हम लोग माइटोटिक फेज बोलते हैं। अब माइटोटिक फेज दो तरह से हो जाता है, एक माइटोसिस होगा, माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन होगा, जिसे हम लोग क्लोनिंग वगैरह करते हैं। एक मियोसिस होगा जिसमें जेनेटिकल डाइवर्सिटी आएगा, जिसमें जेनेटिकल डाइवर्सिटी आ गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। और मियोसिस दो तरह से हो जाएगा, एक कह सकते हैं मियोसिस 1 बोला जाता है, एक मियोसिस 2 बोला जाता है। मियोसिस 1 जस्ट लाइक, मतलब मियोसिस 1 ये बेसिकली ये पूरा मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, हाफ होता है। जैसे क्रोमोसोम हम लोग फादर में या हम लोग 46 क्रोमोसोम है, तो रिडक्शन होकर 23 आएगा, 23 मैन मदर से आएगा, 23 फादर से आएगा, ठीक है। तो कितना होगा, हमारे में भी 46, इसलिए ह्यूमन का जो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखा जाए यहाँ पे कुछ लिखा, यानी कि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन आपको याद रखना है, यानी कि जेनेटिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी कि क्लोनिंग रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। दूसरा देखा जाए इसमें फेज कितना, प्रो फेज होता है, मेटा फेज होता है, एना फेज होता है, और क्या होता है, टीलो फेज होता है। तो यहाँ पे प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और टीलो फेज, ये 4 फेज होते हैं। अब देखा जाए इसके बाद रोल क्या होता है, ग्रोथ, रिपेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही। तो सिंपल आपको याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, माइटोसिस होगा। जैसे प्लांट में हो गया, सम लोअर एनिमल हो गया, ये सब क्या होता है,
माइटोसिस होगा। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आ जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब प्रोड्यूस स्पर्म और एग। टू डिवीजन होगा जिसमें नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड सेल होगा। इंट्रोड्यूस वेरिएशन जिसमें क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज होगा फर्स्ट। अब रोल क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिकल डाइवर्सिटी होगा इसमें। और इसके बाद देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइटोकाइनिन, जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, यानी कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस एक था, डिवाइड होके न्यूक्लियस दो बन गया। अब ये सेल भी तो डिवाइड होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे दो पार्ट में बटेगा। तो बेसिकली कह सकते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोल लेता है जाता है। यानी कि साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, और यहाँ पे न्यूक्लियोकाइनेसिस यानी कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन जो हमने अभी पढ़ा एम फेज वगैरह पूरा कैरियोकाइनेसिस है। ठीक है, आते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन। ये आपको जीएस वगैरह में भी पूछा जाता है, मतलब प्रीलिम्स वगैरह में। तो चेक पॉइंट का G1 G2 एम फेज है, तो इसमें बेसिकली सीक्वेंस आपको जैसे G1 हो गया, एस हो गया, G2 फेज, एम फेज, इस तरह से सीक्वेंस आपको याद रखना। अब इसमें जैसे ब्रेकिंग क्या है, साइक्लिन CDK यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। ये भी क्या होगा, कंट्रोल कर सकता है, सेल साइकिल रेगुलेशन कर सकता है। फेलियर जैसे अगर ये फेल हो जाता है तो कैंसर हो जाता है, जिससे हम लोग अनकंट्रोल सेल डिवीजन बोलते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे कैसा है, जीएस पेपर 3 के लिए यहाँ पे की पॉइंट क्या है बेसिकली, जैसे हेल्थ हो गया। हेल्थ में देखा जाए स्टेम सेल थेरेपी, यानी कि जैसे स्टेम सेल थेरेपी आजकल पार्किंसन वगैरह सही कर सकते हैं, स्पाइनल इंजरी सही कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं आपका कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि टारगेटिंग सेल साइकिल होता है उसे हम लोग, यानी कि बेसिकली सेल साइकिल को टारगेट किया जाता है, उसमें कैंसर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। दूसरा वैक्सीन, जैसे कोविड-19 हो गया, वायरस एंट्री इनटू होस्ट सेल वगैरह, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और एप्लीकेशन कहाँ पे, एग्रीकल्चरल यानी कि इन्वायरमेंट में जीएम क्रॉप, जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप, जैसे बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। ठीक है, उसके बाद बायो फर्टिलाइजर जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब बायो फर्टिलाइज़र में भी हम यूज कर सकते हैं। बायो रेमिडेशन जो है आयल स्पिल बैक्टीरिया होता है वगैरह, आयल मतलब स्पिल करता है। ठीक है, इथिकल और गवर्नेंस में क्या होगा, जिसमें डिजाइनर बेबी डेप्थ जो है, रेगुलेशन ऑफ स्टेम सेल थेरेपी एंड ICM, ये मार गाइडलाइन के अंदर होता है, आप जानते हैं। बायोसेफ्टी इशू ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप, बीटी बैगन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप इथिकल इशू ये सब आप सुने होंगे। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे आपके लिए, जैसे यहाँ PYQ बेस, यानी कि कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस। यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जीएस पेपर 3 रिटन में। ये आप कमेंट करके लिख के बताइएगा, नहीं तो मैं कमेंट में आंसर दे दूँगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट, ये देखा जो 2019 का कह सकते हैं पेपर है, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दे हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा ये क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ मिल गया है इसमें, टेक्नोलॉजी मिल गया और सोशल इशू मिल गया वगैरह सब चीज़ मिला कर, यानी कि हेयर यू कैन ब्रिंग सेल बायोलॉजी एप्लीकेशन, स्टेम सेल, जीएम क्रॉप, माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइजर, ये सब आप यूज कर सकते हैं। अब देखा जाए जीएस पेपर 3 का ही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ इज साइंस इंटरवेनिंग विथ आवर लाइफ, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंज इन एग्रीकल्चर टारगेटेड बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये सारा है। तो आगे चलते हैं, यू कैन एक्सप्लेन सेल बायोलॉजी, जैसे जीएम क्राफ्ट, माइक्रोब, फर्टिलाइजर, टिश्यू कल्चर वगैरह, ये आप टेक्नोलॉजी में भी हम बताएंगे आपको, बायोटेक्नोलॉजी वाले में। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि डिस्कस द इथिकल एंड रेगुलेटरी चैलेंज रिलेटेड टू स्टेम सेल थेरेपी एंड जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी लाइक क्रिप्स। तो ये आपको दिया। अब कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें
आपको प्रीलिम बेस क्वेश्चन है, जैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए इज लोकेटेड। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसे तो कहाँ पे, न्यूक्लियोइड में होगा तो न्यूक्लियोइड हो जाएगा आंसर। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली या सेमी ऑटोनोमस होगा, कौन सा सेमी ऑटोनोमस, अभी हमने बात किया। जिसके पास क्या होगा, राइबोसोम होगा, हमने बोला 70S राइबोसोम होता है जैसे बेसिकली प्रोकैरियोट में, और 80S राइबोसोम यूकैरियोट में होता है। लेकिन यूकैरियोट में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्या सेमी ऑटोनोमस होता है, किसमें, इसमें जो 70S राइबोसोम होता है, और बेसिकली इसमें डीएनए भी होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। जो प्रोकैरियोट में cDNA होता है, सर्कुलर डीएनए, वो इस ऑर्गेनेली में होगा। लेकिन अगर यूकैरियोट में क्वेश्चन आए तो यूकैरियोट में आपको cDNA नहीं होता, लीनियर डीएनए होता है, पैकेजिंग वगैरह का काम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए इसमें सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम होता है, इसलिए ये प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है, इसलिए हम लोग इसे सेमी ऑटोनोमस क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेली बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत फेमस है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कौन है, तो इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वाई आर ह्यूमन सेल नॉट अफेक्टेड बाय मोस्ट एंटीबायोटिक, तो क्यों नहीं अफेक्टेड होता है, बिकॉज ह्यूमन राइबोसोम 80S होता है, डिफर फ्रॉम बैक्टीरियल राइबोसोम, आप कह सकते हैं ऐसे। तो इसमें राइबोसोम का क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली बिकॉज ऑफ राइबोसोम डिफर फ्रॉम बैक्टीरियल राइबोसोम, ये यही आंसर होगा। विच एमंग द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन राइस कल्टीवेशन, तो राइस कल्टीवेशन में बायोफर्टिलाइजर में कौन एनाबीना यूज किया जाता है, जिसे एजोला नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एजोला नाम नहीं दिया है, तो एजोला बोलते हैं इसे, एजोला भी बोला जाता है, एनाबीना होता है, यही यूज किया जाता है। जो आप पैडी फील्ड में लगा रहता है, आप देखते हैं काई की तरह बन जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वही। आगे, विथ रिफरेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब इसमें यानी कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड आर यूज एज ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरियल प्लाज्मिड यूज एज ए वेक्टर, ठीक है। ह्यूमन राइबोसोम आर कॉमनली यूज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो इसमें बेसिकली आंसर कौन सा हो जाएगा, ए फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, ए नहीं होगा, ठीक है। रिकम तो ये हो गया फर्स्ट और थर्ड, ये सही है। उसके बाद देखा जाए स्टेटमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, इसका आंसर आपको बताना है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर सिमिलर प्रोसेस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, एक सिमिलर प्रोसेस होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, ठीक। अब इन ऑस्मोसिस द पर्टिकुलर फ्लो फ्रॉम हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो पर्टिकुलर फ्लो फ्रॉम हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो ये बोल रहा है, तो ये भी ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस पर्टिकुलर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपर, नहीं उल्टा होता है, हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक जाएगा, तो ये सही है। और इसमें देखा ऑस्मोसिस इज वाटर प्यूरिफिकेशन, नहीं रिवर्स ऑस्मोसिस यूज किया जाता है, आरओ जिसे हम लोग बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस यूज प्लांट सेल टू अवॉइड ब्रेस्टिंग सेल टू प्लाज्मोलिसिस, ऐसा भी नहीं है। प्लाज्मोलिसिस तो क्या होता है, सिंकिंग ऑफ द सेल होता है, जिसे प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम ग्रेप्स को चाशनी में डाल दे तो सूख जाएगा, उसे हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नेक्स्ट देखा या प्रोटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस हैपन इन डेड सेल वॉल, बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, वायरस नॉन लिविंग सब्सटेंस, एनिमल हैव सेल। तो अब इसमें देखा जाए बेसिकली प्रोटोप्लाज्म यानी कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मिला के सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये बात तो सही है। दूसरा, ऑस्मोसिस हैपन डेड सेल, ऑस्मोसिस डेड सेल एज वेल, डेड सेल में ऑस्मोसिस तो नहीं होता, उसे इम्बिशन बोलते हैं। इम्बिशन मतलब जैसे मान लीजिए कोई डेड सेल, जैसे आप देखते होंगे बरसात में आपके घर का क्या होता है, बरसात में आपका घर
का दरवाज़ा क्या हो जाता है, फूल जाता है, इसलिए आप उसे जब बंद करते हैं, खोलते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी बंद खुलता नहीं है, लोग मतलब फिक्स हो जाता है, उसे इम्बिशन कहते हैं। यानी कि कोई भी डेड मटेरियल है, वाटर के ऑब्जर्वेशन से वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है, उसे इम्बिशन बोलता है, तो उसे ऑस्मोसिस नहीं बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, भी हमने बताया था। दूसरा, वायरस आर नॉन लिविंग सब्सटेंस, तो वायरस नॉन लिविंग सब्सटेंस, लिविंग दोनों, अगर नॉन लिविंग सब्सटेंस है यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कड़ी होता है, अगर लिविंग में चला गया तो लिविंग हो गया। एनिमल हैव नो सेल वॉल एंड वैक्यूल, ये तो बात गलत है, इसमें सेल वॉल होता है और वैक्यूल भी होता है। तो देखा जाए इसमें ऑप्शन 1, 3, 4 हो गया। तो हमने यहाँ पे आपको MCQ करा दिया है, ठीक है। अब इसको डिस्कस भी कर दिया ये चैप्टर का, ठीक है। अब इसमें देखा जाए आपको ये आंसर लिख के दिखाना है, यानी कि आप दिखाना क्या, ऑनलाइन क्लास है तो आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू वेरी